सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गाइस। गाइस, जितने भी स्टूडेंट है सेमेस्टर 6 के स्टूडेंट, बीए प्रोग्राम के स्टूडेंट, तो उनके लिए वीडियो होने वाली है। तो आज हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं सेमेस्टर 6 के जितने भी स्टूडेंट है, बीए प्रोग्राम के स्टूडेंट। और आपके पास अगर पॉल साइंस या माइनर में या मेजर में, वैसे तो ज़्यादातर स्टूडेंट के पास मेजर सब्जेक्ट है, पॉल मेजर में ये सब्जेक्ट मिल रखा है, कंपैरेटिव पॉलिटिकल सिस्टम। अगर आपको माइनर में भी मिला है तो कोई फिक्र की बात नहीं है, ठीक है। तो चलिए आज हम करने जा रहे हैं कंपैरेटिव पॉलिटिकल सिस्टम का, जो कि सेमेस्टर 6 के स्टूडेंट के लिए वीडियो है। इसका हम करने जा रहे हैं यूनिट नंबर सेकंड। तो यूनिट नंबर फर्स्ट मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो कंपैरेटिव पॉलिटिकल सिस्टम का यूनिट नंबर फर्स्ट, तो आप प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो देख सकते हैं। आप यूट्यूब पे सर्च मारोगे कंपैरेटिव पॉलिटिकल सिस्टम यूनिट प्लेलिस्ट रोमा जायसवाल, तो आ जाएगी आपके सामने, ठीक है। तो आज हम करने जा रहे हैं यूनिट नंबर सेकंड, ठीक है। तो ये वीडियो हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए होने वाली है। फिर मैं सेम ही इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट के लिए भी ये वीडियो ले आऊंगी, क्योंकि मैं पहले हिंदी मीडियम के सीरीज सारे सब्जेक्ट खत्म कर देती हूँ, फिर इंग्लिश मीडियम के लाऊंगी, ठीक है। तो आज हम करने जा रहे हैं यूनिट नंबर सेकंड। तो यूनिट नंबर सेकंड का हमारा नाम है कि ब्राजील की राजनीतिक व्यवस्था। देखिए, हमारा जो सब्जेक्ट है वो है कंपैरेटिव पॉलिटिकल सिस्टम, ठीक है। एक एक करके हमें हर देश की जो जो आपके सिलेबस में दे रखा है उन सब का पॉलिटिकल सिस्टम का स्टडी करनी है, ठीक है, एनालाइज करना है उसकी, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हो, फर्स्ट टाइम आए हो, ये चैनल पे पुराने हो पर सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे सारी नोटिफिकेशन, सारी वीडियो, सारी इंफॉर्मेशन आपके पास टाइम टू टाइम पहुंच जाए और कोई वीडियो आपसे छूटे भी नहीं। साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप टेलीग्राम पे ज्वाइन हो सकते हो। वहाँ से आप ये पीडीएफ ले सकते हो फ्री में, और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाउनलोड डायरेक्ट भी मिल जाएगा। और टेलीग्राम पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, या आपको कोई इंक्वायरी हो तो आप पूछ सकते हो क्वेश्चंस मेरे से, ठीक है। मैं पर्सनली जवाब भी दे देती हूँ टेलीग्राम पे। तो हमारा यूनिट नंबर सेकंड है ब्राजील की राजनीतिक व्यवस्था, ठीक है। ब्राजील के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे कि ब्राजील की राजनीतिक व्यवस्था क्या है, ठीक है। ब्राजील क्या है? ब्राजील में एक संघीय गणराज्य है, ठीक है। ब्राजील, जो ब्राजील है, उसकी जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो कैसी है? वो संघीय गणराज्य है, फेडरल रिपब्लिक है, जिसकी राजनीतिक प्रणाली एक लोकतांत्रिक प्रतिनिधि प्रणाली, जो कि डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम पर आधारित होती है। मतलब जो जो फेडरल रिपब्लिक जो सिस्टम होता है पॉलिटिकल का, इसमें कैसा सिस्टम होता है? ये एक डेमोक्रेसी डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम होता है, जिसमें लोग ही चुनते हैं अपने नेता को, ठीक है। इसकी सरकार जो है वो तीन मुख्य शाखाओं में विभाजित है, जैसे कि भारत की भी सरकार तीन में विभाजित है, ठीक है। जैसे कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। जैसे भारत में है वैसे ही कहाँ पे है? ब्राजील में भी भारत जैसे उनकी राजनीतिक व्यवस्था है वो भी सेम है, ठीक है। तो ब्राजील की अगर हम राजनीतिक संरचना को डिस्क्राइब करें एक इमेज में, तो मैं आपको सामने एक इमेज दिखाती हूँ। ये देखिए, ये है ब्राजील की सरकार की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट ब्राजील का, ठीक है। तो इसमें देख सकते हो आप, शक्तियों का विभाजन है। तो वहाँ की जो संसद है उसको क्या कहा जाता है? सीनेट कहा जाता है, ठीक है। और सुप्रीम फेडरल कोर्ट क्या है? सबसे उच्च कोर्ट है वहां का, न्यायाधीश का, ठीक है। तो ये एक इमेज में डिस्क्राइब कर रखा है। हम जानते हैं सबसे पहले, क्योंकि देख सकते हो कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका है, तो सब एक एक करके जानते हैं। सबसे पहले हम कार्यपालिका को देखते हैं, ठीक है, एग्जीक्यूटिव ब्रांच को ब्राजील के। ब्राजील का कार्यपालिका शाखा में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और मंत्री शामिल होते हैं। जैसे भारत की भी कार्यपालिका में कौन आते हैं? राष्ट्रपति आता है, उपराष्ट्रपति आता है और मंत्री परिषद आते हैं, ठीक है। तो ब्राजील की जो कार्यपालिका है, ब्राजील की कार्यपालिका जो है, उसके जो प्रमुख तत्व और जो उसकी भूमिका है उसको जानते हैं हम, ठीक है। तो जो ब्राजील की जो कार्यपालिका है उसमें राष्ट्रपति शामिल है, मंत्रिपरिषद शामिल है और उपराष्ट्रपति शामिल है। तो राष्ट्रपति क्या करता है? संविधान का पालन करता है और राष्ट्र की सुरक्षा करने का इसका काम होता है, ठीक है। उपराष्ट्रपति क्या करता है? ये संसद जो है, पार्लियामेंट का अध्यक्ष होता है और राष्ट्रपति का सहयोगी होता है, ठीक है, सहयोग करता है। वहीं मंत्री क्या करते हैं? नीतियों का निर्माण, कानून का निर्माण कौन करता है? जैसे भारत में भी मंत्री करते हैं, वहां पे भी मंत्री करते हैं। नीतियों का कार्यान्वयन, नीतियों को लागू करने का भी काम किसका होता है? मंत्री का होता है, ठीक है। चार्ट से आप समझ गए होंगे। तो राष्ट्रपति जो है
वो क्या करता है, राष्ट्रपति सरकार का प्रमुख होता है, राष्ट्र का भी प्रमुख होता है राष्ट्रपति, जैसे भारत में भी राष्ट्र का प्रमुख राष्ट्रपति ही होता है। राष्ट्र को सीधे जनता द्वारा चुना जाता है। जो राष्ट्रपति है उसका चुनाव कैसे होता है, डायरेक्ट जनता द्वारा होता है। ठीक है, इसका कार्यकाल 4 वर्ष का होता है। ठीक है, एक व्यक्ति अधिकतम 2 कार्य तक राष्ट्रपति रह सकता है। एक व्यक्ति अगर अभी मतलब राष्ट्रपति है और दोबारा 4 साल बाद इलेक्शन आया तो दोबारा वो खड़े हो सकता है, पर 2 से ज्यादा बार नहीं हो सकता। ठीक है, एक व्यक्ति 2 ही बार हो सकता है। तो राष्ट्रपति को मंत्रियों की नियुक्ति करने का अधिकार होता है, जैसे भारत में भी राष्ट्रपति मंत्री की नियुक्ति करता है, नीतियां बनाने का और संसद द्वारा पारित कानूनों को लागू करने का भी अधिकार होता है ब्राजील में राष्ट्रपति के पास। उपराष्ट्रपति का क्या काम होता है ब्राजील में? ब्राजील में उपराष्ट्रपति का काम होता है, ये राष्ट्रपति की अनुपस्थिति या आसन्न मृत्यु की स्थिति में उसकी जगह ले लेता है, जैसे कि भारत में भी होता है। अगर कभी राष्ट्रपति ना हो तो उसकी स्थिति में राष्ट्रपति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। और अचानक से जिस राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई तो राष्ट्रपति का पद तो खाली हो जाएगा, क्योंकि चुनाव करना थोड़ा टाइम तो लगेगा, तो जब तक उपराष्ट्रपति ही संभालता है वो पद। वहीं मंत्री परिषद जो होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इसका काम क्या होता है ब्राजील में? तो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त मंत्री जो है, ये राष्ट्रपति नियुक्त करता है इन्हें और इन विभिन्न विभागों का नेतृत्व करते हैं ये, जैसे वित्त विभाग, विदेश नीति, शिक्षा विभाग, इन सबका एक एक मंत्री होता है, जैसे कि भारत में भी होता है शिक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, जयशंकर प्रसाद जैसे शिक्षा मंत्री, महिला सुरक्षा मंत्री, तो अलग अलग मंत्री होते हैं। ठीक है, अब हम जानते हैं दूसरी जो शक्ति का विभाजन है, दूसरी शाखा का, जिसको कहते हैं हम विधायक, लेजिस्लेटिव ब्रांच। तो ब्राजील की जो विधायक है वो द्विसदनीय है। ठीक है, जैसे कि भारत में भी द्विसदनी विधायक है। ठीक है, नेशनल कांग्रेस है, इसमें 2 सदन होते हैं। ठीक है, ब्राजील की विधायिका के 2 सदन की विशिष्ट भूमिकाओं का कार्यकाल समझते हैं हम, जैसे हमारे भारत में भी 2 सदन है, और लोकसभा राज्यसभा, वैसे ही। तो वहाँ की जो उच्च सभा है, लोकसभा, तो जो वहाँ की जो सभा है उसको सीनेट और प्रतिनिधित्व सदन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जो सीनेट है वो क्या होता है, वो दीर्घकालिकता और उच्चतम स्तर की समीक्षा पर ध्यान केंद्रित करते हैं ये। और प्रतिनिधि सदन जो है वो जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व और कानून निर्माण पर ध्यान केंद्रित करते हैं। तो ये ब्राजील की 2 सदन है। ठीक है, जैसे भारत की 2 सदन है, लोकसभा राज्यसभा। तो सीनेट क्या काम करता है? तो सीनेट जो है वो इसमें 81 सदस्य होते हैं, जिसमें राज्यों और संघीय जिले चुना जाता है। ठीक है, जैसे कि भारत में भी दिल्ली, जैसे कि दिल्ली यूटी है। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश है और राज्य, तो दोनों को मिला के वहाँ पे वोट होते हैं। तो लोकसभा में हमारे लोकसभा चुनाव होते हैं ना, तो प्रत्येक राज्य और संघीय जिला 3-3 सीनेटर भेजता है। तो प्रत्येक वहाँ का जो राज्य है ब्राजील का, वो उसमें से 3 जो है सीनेटर भेजा जाता है चुन के। ठीक है, चुनाव द्वारा। सीनेटरों का कार्यकाल जो ब्राजील में कितने वर्ष का होता है? 8 वर्ष का होता है, जैसे कि भारत में 5 वर्ष का होता है। वहीं प्रतिनिधित्व सदन जो है, दूसरा जो चैम्बर ऑफ डिप्टीज है, जो दूसरा सदन है का संसद का, तो वो इसमें 513 सदस्य होते हैं। प्रतिनिधित्व का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है। प्रत्येक राज्य जनसंख्या के आधार पर सदस्य चुने जाते हैं। और विधायिका का मुख्य कार्य कानून बनाना होता है, सरकारी बजट नियंत्रित करना और कार्यपालिका पर निगरानी रखना। ये प्रतिनिधित्व सदन कैसे होता है? जैसे भारत का लोकसभा चुनाव होता है ना, जैसे, और ये सीनेट होता है जैसे कि भारत में अपोजिशन पार्टी का होता है ना, वैसे। ठीक है, जानते हैं हम ब्राजील की न्यायपालिका के बारे में। ब्राजील की न्यायपालिका स्वतंत्र है और निष्पक्ष होती है, जैसे भारत की भी है। इसका मुख्य कार्य संविधान की रक्षा करना है और कानूनों की व्याख्या करना है, जैसे भारत की भी है। तो देख सकते हो ब्राजील की न्यायपालिका का एक स्ट्रक्चर मैंने दिया है बना के आपको। जटिल न्याय नेटवर्क है, कानून की व्याख्या करता है और संविधान की रक्षा करता है। ये 3 इसके किसके काम है? ब्राजील के न्यायपालिका के काम है। तो संघीय सर्वोच्च न्यायालय जो है, सुप्रीम फेडरल कोर्ट, ये सबसे ऊपर होता है न्यायपालिका में, जैसे कि भारत में सुप्रीम कोर्ट होता है। यह न्यायालय की सर्वोच्च संस्था है। इसमें 11 न्यायाधीश होते हैं, जिसमें राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है और सीनेट द्वारा अनुमोदित किया जाता है। ठीक है, तो ये सीनेट के मेंबर्स होते हैं और इसको राष्ट्रपति चुनता है, जैसे भारत में भी जो सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उसका भी चुनाव ऐसे होता है। इसका कार्य संवैधानिक मामलों पर निर्णय लेना होता है। ठीक है, संविधान से रिलेटेड जो मामले हैं वो जैसे कि भारत में भी जाते हैं ना सुप्रीम कोर्ट में,
दूसरा आता है उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट ऑफ जस्टिस। जैसे भारत का होता है ना सुप्रीम कोर्ट से नीचे होता है ना हाई कोर्ट, तो हाई कोर्ट की तरह है ये, ठीक है। ये राष्ट्रीय स्तर पर अपीलों और अन्य न्यायिक मामलों को देखता है, ठीक है। तीसरा है न्यायालयों का संघीय और राज्य स्तर पर नेटवर्क। जैसे होता है ना मजिस्ट्रेट कोर्ट होता है ना हमारे भारत में, वैसे ही है ये। न्यायपालिका का संघीय और राज्य स्तर पर कार्य करती है, जिसमें श्रम न्यायालय, चुनावी न्यायालय और सैन्य न्यायालय शामिल होते हैं। ये सबसे नीचा होता है कोर्ट, फिर इससे ऊपर ये होता है, फिर इससे ऊपर ये होता है। जैसे भारत में होता है मजिस्ट्रेट कोर्ट, हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट, वैसे ही। तो ब्राजील की संघीय व्यवस्था के बारे में जानते हैं। ब्राजील में कौन सी व्यवस्था है, कौन सा सिस्टम है? फेडरल सिस्टम है। फेडरल सिस्टम में क्या होता है, गणराज्य होता है एक राज्य। ब्राजील एक संघीय गणराज्य है जिसमें सत्ता को राष्ट्रीय सरकार, फेडरल गवर्नमेंट, 26 राज्यों स्टेट और एक संघीय जिले जिससे को जो कि है ब्रासीलिया, इसके बीच विभाजित किया गया है। तो ब्राजील में कितने हैं, 26 राज्य हैं, एक संघीय जिला है, ठीक है। जैसे कि हमारे देश में था ना केंद्र शासित प्रदेश, वैसे ही एक केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। इसको मिला के बना है ब्राजील, ठीक है। ब्राजील की संघीय सरकार जो है स्तरीय स्तर पर राष्ट्रपति, नेशनल कांग्रेस और संघीय न्यायालय पूरे देश के लिए नीतियां और कानून बनाते हैं। तो संघीय सरकार में कानून कौन बनाता है ब्राजील में? राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रपति बनाता है, नेशनल कांग्रेस के सब ये मेंबर्स होते हैं, संघीय न्यायालय में पूरे देश के लिए नीति बनाया जाता है। राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट का काम क्या होता है? प्रत्येक राज्य का अपना संविधान और सरकार होती है। जैसे पूरे ब्राजील का एक संविधान नहीं है, ठीक है। जैसे भारत का पूरे एक संविधान है ना, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, जम्मू हो, कश्मीर हो, सबका एक है ना। पर ब्राजील में 26 राज्य हैं, ठीक है। तो 26 राज्य में से सब सब 26 का 26 का अपना अपना संविधान है, सब अपने अपने तरीके से चलते हैं, ठीक है। तो 26 में से 26 जो राज्य है इसके, उन सबके पास अपना अपना संविधान है, ठीक है। यही फर्क है। तो राज्यपाल गवर्नमेंट राज्य का सरकार का प्रमुख होता है। जैसे भारत में भी जो गवर्नर होते हैं, पर ये प्रमुख नहीं होता। प्रमुख कौन होता है? सीएम होता है। तो वहां पे पर क्या है, गवर्नर। राज्य विधानसभाएं कानून बनाती है और प्रशासन को नियंत्रित भी करती है। अब जानते हैं ब्राजील की स्थानीय सरकार के बारे में, म्युनिसिपल गवर्नमेंट के बारे में। तो प्रत्येक नगर पालिका होती है वहां पे, म्युनिसिपालिटी, इसमें अपनी प्रशासनिक व्यवस्थाएं होती है इनकी भी। और महापौर होता है, मेयर। और नगर परिषद, म्युनिसिपल काउंसिल, सदन्य मुद्दों को संभालती है, और जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य और परिवहन जैसी चीजों को स्थानीय सरकार देखती है, ठीक है। अब जानते हैं ब्राजील की चुनाव प्रणाली कैसी है, इलेक्टोरल सिस्टम कैसा है ब्राजील का। तो ब्राजील में चुनाव जो है वो लोकतांत्रिक है और प्रत्यक्ष मतदान प्रणाली के तहत होता है। डायरेक्ट वोटिंग सिस्टम है वहां पे, ठीक है। इसके आधार पर वोट दिया जाता है। ब्राजील की बहुआयामी चुनाव प्रणाली है, ठीक है। ब्राजील की चुनाव प्रणाली में राष्ट्रपति चुनाव होता है, गवर्नर चुनाव होता है, सीनेटर का चुनाव होता है, मेयर का चुनाव होता है, प्रतिनिधि सदन होता है और नगर परिषद का भी चुनाव होता है। जैसे भारत में भी अभी अलग अलग चुनाव होते हैं, मोदी जी कहते हैं ना जैसे कि एक देश एक चुनाव की बात करते हैं, तो वैसे ही। पर यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, ये भारत की तरह ही अभी भी विविधता देखने, मतलब ये देखने को मिलता है कि सबका चुनाव, हमारे में भी होता है ना राष्ट्रपति चुनाव, सिर्फ जो लोकसभा राज्यसभा के मेंबर होते हैं वही देते हैं, हम नहीं करते डायरेक्ट। पर इनमें डायरेक्ट दिया जाता है। गवर्नर का चुनाव होता है, इनमें सीनेटर का चुनाव होता है, मेयर का चुनाव होता है, प्रतिनिधित्व का चुनाव होता है, नगर परिषद, इन सब का चुनाव होता है अलग अलग का, ठीक है। तो राष्ट्रपति, गवर्नर और सीनेटर और मेयर का चुनाव प्रत्यक्ष मतदान से होता है। तो राष्ट्रपति का चुनाव हो, गवर्नर का चुनाव हो, चाहे सीनेटर का चुनाव हो, चाहे मेयर का चुनाव हो, तो प्रत्यक्ष जनता ही वोट डालती है, प्रत्यक्ष चुनाव होता है, ठीक है। वहीं प्रतिनिधि सदन और नगर परिषद का चुनाव जो है वो आनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली के तहत होती है। जैसे कि हम अपना लोकसभा का चुनाव देते हैं ना, हम किसी एक स्टेट एक एक मतलब जिले से हम एक मेंबर को चुनते हैं और वो जाके वोट देता है राष्ट्रपति का, तो उसको कहते हैं अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली, ठीक है। मतदान जो है 18 से 70 वर्ष की आयु के नागरिकों के लिए अनिवार्य है, वहाँ कंपलसरी है, ठीक है। और 16 और 17 वर्ष के युवा और 70 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए मतदान ऑप्शनल होता है, कि आपको देना, अगर 16 वर्ष का व्यक्ति देना चाहता है तो ऑप्शनल है, आप दे भी सकते हो, नहीं भी आपकी मर्जी है। या 70 वर्ष के बाद भी आप दे भी सकते हो, नहीं भी। पर लिमिट कहाँ तक दे रखी है, 70 वर्ष तक दे रखी है वहाँ, ठीक है। पर भारत में ऐसा कुछ नहीं है। तो ब्राजील की राजनीतिक दल कौन कौन सी है और लोकतंत्र
के बारे में जानते हैं कि वहाँ कैसा लोकतंत्र है। तो ब्राजील एक बहुदलीय मल्टी पार्टी लोकतांत्रिक प्रणाली का अनुसरण करता है। जैसे भारत में भी मल्टी पार्टी है ना, पर चाइना में देखने को मिलता है कि एक ही पार्टी है। वहीं हमें अमेरिका में देखने को मिलता है, तो वहाँ दो पार्टी की सिस्टम चलती है। पर भारत में मल्टी पार्टी, यहाँ पे कांग्रेस है, बीजेपी है, अलग अलग पार्टी है राष्ट्रीय के स्तर पर, ठीक है। यहाँ तो वैसे ही ब्राजील है, ठीक है। तो वहाँ पे वर्कर्स पार्टी, ब्राजील सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, लेबर पार्टी, प्रोग्रेसिव पार्टी, ब्राजीलियन डेमोक्रेटिक मूवमेंट पार्टी, तो ये वहाँ की मेजर मेजर राष्ट्रीय पार्टी है, ठीक है। जैसे हमारे भारत में बीजेपी है, कांग्रेस है, मेजर मेजर पार्टी, ठीक है, वैसे ही, ठीक है। तो ब्राजील में लोकतंत्र और चुनौतियां क्या है उसकी, ठीक है, उसको भी हम थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। ब्राजील में लोकतांत्रिक प्रणाली मजबूत है, लेकिन इसमें कई चुनौती का भी सामना करना पड़ता है, जैसे भ्रष्टाचार, जैसे भारत में भी है। ब्राजील में कई बार बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार के मामले सामने आए हैं, जो कि सरकार करती है। राजनीतिक अस्थिरता देखने को मिलती है, समय समय पर राष्ट्रपति के महाभियोग जैसे संकट उत्पन्न होते रहते हैं ब्राजील में, ठीक है, सरकार बदलनी पड़ती है। आर्थिक असमानता देखने को मिलती है लोकतंत्र में, देश में धनी और गरीब वर्ग के बीच बहुत ज्यादा असमानता देखने को मिलती है ब्राजील में, तो लोकतंत्र का हनन देखने को मिलता है। चुनौती है कि अपराध और हिंसा बहुत ज्यादा है, क्राइम एंड वायलेंस, तो संगठित अपराध और हिंसा सरकार के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई है ब्राजील में, ठीक है। तो निष्कर्ष में क्या लिखोगे कि ब्राजील की राजनीतिक व्यवस्था एक लोकतांत्रिक संघीय गणराज्य पर आधारित तो है, जिसमें कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका स्पष्ट रूप से परिभाषित भूमिका निभाते हैं, मतलब शक्ति का विभाजन है। हालांकि यह प्रणाली देश के नागरिकों को अधिकार और स्वतंत्रता तो प्रदान करती है, लेकिन राजनीतिक अस्थिरता भी पैदा करती है, भ्रष्टाचार भी पैदा करती है, आर्थिक असमानता, ये चुनौती भी ब्राजील में बनी हुई है, ठीक है। तो ब्राजील के नागरिक अपने लोकतांत्रिक अधिकार के माध्यम से क्या करेंगे, सरकार का प्रभाव डाल सकते हैं, क्योंकि उनके पास लोकतंत्र अधिकार है, पर वो यूज नहीं करते हैं अच्छी तरह से। और समय समय पर चुनाव के माध्यम से अपनी पसंद की सरकार चुन भी सकते हैं, क्योंकि लोकतांत्रिक देश है। इससे देश में लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं सशक्त होगी, शासन प्रणाली अधिक प्रभावी होगी, पर अगर वो ऐसा करना चाहेंगी तब, ठीक है। आई होप कि वीडियो होते हैं यहाँ पे खत्म, हम मिलेंगे यूनिट नंबर 3 में अब, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को कॉलेज ग्रुप दोस्तों में शेयर कीजिएगा, एंड वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में भी जरूर बताइएगा। सो धन्यवाद।